Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 5 of chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance. Next point है the search for genetic material. कि एक्चुअल में एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करने वाले सब्सटेंस का सर्चिंग, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बहुत सारे इसके ऊपर किए गए हैं. इवन दो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिइन बाय फ्रेडरिक मीशर ने ह्यूमन बॉडी के WBC का न्यूक्लियस और वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिइन नाम के सब्सटेंस को डिस्कवर किया था. एंड प्रपोजिशन फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल वेर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम. अब मेंडल ने जो इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स का लोगों के सामने प्रपोजिशन दिया था, लगभग उसी टाइम पे मीशर ने भी न्यूक्लिइन नाम के सब्सटेंस को डिस्कवर्ड किया था. बट दैट द DNA acts as a genetic material took long to be discovered and proven. इन दोनों का काम लगभग नियर अबाउट सेम टाइम पे ही हुआ था, बट फिर भी DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है. उनका डिस्कवरी और वो प्रूव करना बहुत लॉन्गर टाइम तक नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स चले थे. सो बाय 1926 the question to determine the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level. ये एक्चुअल में 1926 में एक क्वेश्चन हुआ था कि एक्चुअल में जेनेटिक इनहेरिटेंस को या तो उसके मैकेनिज्म को किस तरह से समझा जाता है. तो उस टाइम पे पूरे के पूरे जीन्स, DNA, क्रोमोसोम के जेनेटिक या तो मॉलिक्यूलर लेवल तक फिर से नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट चालू हुए. Previous discoveries by Gregor Johann Mendel, Walter Schutton, Thomas Hunt Morgan, and numerous other scientists had narrowed the search to the chromosomes located in the nucleus of most of the cells. तो प्रीवियस डिस्कवरीज जो हुई थी, फिर चाहे वो मेंडल की हो, शूटॉन की हो, मॉर्गन की हो, दूसरे भी बहुत सारे नंबर ऑफ साइंटिस्ट की हो, पर सभी का जनरल एक ही क्रोमोसोम का लोकेशन था कि भाई मोस्ट ऑफ द सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम लोकेटेड होता है. बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल हैड नॉट बीन आंसर्ड. अब आपको प्रीवियस सेशंस में भी मैंने बताया था, क्रोमोसोम दो चीज़ों से बनता है, न्यूक्लियो प्रोटीन. अब इन दोनों वर्ड को अगर आप सेपरेट करोगे तो फर्स्ट वर्ड आपको क्या डिस्क्राइब करता है, न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा वर्ड आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई प्रोटीन. तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई इन दोनों में से कौन एज अ जेनेटिक मटेरियल अपना रोल प्ले करता है. सो वो प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट आपको दिया है, जो एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसको कभी कभार ग्रिफिथ इफेक्ट के नाम से भी जान सकते हैं, और वी कैन से दैट बैक्टीरियल transformation. So 1928 Frederick Griffith performed in a series of experiment with one bacteria, और वो बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया. न्यूमोनिया नाम का डिजीज क्रिएट करने वाला ये पैथोजन एक बैक्टीरिया. तो 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, जो बैक्टीरिया न्यूमोनिया कोज करता है, उसके ऊपर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए एंड विटनेस अ मिरेक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन इन दी बैक्टीरियाज. ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ था कि एक्चुअल में बैक्टीरिया के अंदर अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था. तो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, इसीलिए तो ये एक्सपेरिमेंट का नाम है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, और वी कैन से दैट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. एंड ग्रिफिथ ने दिया हुआ था, इसलिए ये इफेक्ट को बोला जाता है ग्रिफिथ इफेक्ट. सो ये एक्सपेरिमेंट्स में ग्रिफिथ जनरली क्या करता था, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स बैक्टीरिया हैड चेंज्ड इन फिजिकल फॉर्म. अपना जो मॉर्फोलॉजिकल फिजिकल विजुअलाइज्ड कैरेक्टर्स था, उसके अंदर बैक्टीरिया ने लिविंग कंडीशन में बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज किया था, ट्रांसफॉर्म किया था. सो व्हेन दिस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, या तो उसे न्यूमोकोकस भी बोला जाता है. सो दिस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया आर ग्रो ऑन अ कल्चर प्लेट. जो कल्चर प्लेट के अंदर उसको क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन.
तो जब भी उसको कल्चर प्लेट के अंदर न्यूट्रिशन के लिए ग्रो किया गया, दो अलग अलग टाइप की बैक्टीरियाज की कॉलोनी थी। कॉलोनी का मतलब है बैक्टीरिया का हाउस। सो सम प्रोड्यूस स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनीज, जो कॉलोनीज को शॉर्ट में आप कैपिटल एस के नाम से जान सकते हो, वाइल अदर प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज, जिसको आप आर के नाम से जान सकते हो। तो ये स्मूथ शाइनी कॉलोनी प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया के पास क्या है और रफ कॉलोनी प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया के पास क्या है। सो उसके पीछे का रीजन, दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, मतलब जिन्होंने स्मूथ और शाइनी कॉलोनी प्रोड्यूस की थी, वो बैक्टीरिया के पास म्यूकस था, मतलब कैप्सूल था जो पॉलीसेकेराइड से बना था। तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास म्यूकस का कोट था, कैप्सूल था जो पॉलीसेकेराइड से बना है, एंड उसकी वजह से उसने कौन सा कॉलोनी दिया था, स्मूथ एंड शाइनिंग वाला, वाइल आर स्ट्रेन डज नॉट। अब आर के पास ऐसा कोई म्यूकस कोट कैप्सूल नहीं था, इसलिए उसने कौन सी कॉलोनी दी थी, रफ कॉलोनी दी थी। तो ये हो गया दोनों के बीच का डिफरेंस। अब एज अ एक्सपेरिमेंट एनिमल कौन यूज करता था, ग्रिफिथ, माइस को। सो माइस को जब इन्फेक्ट करवाया गया था एस स्ट्रेन के थ्रू, एस स्ट्रेन मतलब अब आपको समझ जाना है कि जो स्ट्रेन को जब कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो किया जाता है तो वो स्मूथ एंड शाइनिंग कॉलोनी देता। तो एस स्ट्रेन कैसी थी, विरुलेंट थी। विरुलेंट का मतलब होता है पॉइजनस स्ट्रेन थी। अब अगर आप एक काम करो, एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इन्फेक्ट कराओ तो माइस आर डाई फ्रॉम न्यूमोनिया इन्फेक्शन। तो एस स्ट्रेन अगर माइस के अंदर डालोगे तो वो न्यूमोनिया के इन्फेक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेन कैसे थी, पॉइजनस या तो विरुलेंट। बट इफ माइस इन्फेक्टेड विद द आर स्ट्रेन अवायरुलेंट है, नॉन पॉइजनस है, तो नॉन पॉइजनस अवायरुलेंट होने की वजह से डू नॉट डेवलप अ न्यूमोनिया। ये उसके एक्सपेरिमेंट का जनरल एक प्रिंसिपल था। तो दो डिफरेंट स्ट्रेन हो गई न्यूमोकोकस बैक्टीरिया की। फर्स्ट स्ट्रेन आपको नाम दिया एस और दूसरा आपको नाम दिया आर। तो एस और आर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो एस के पास एनकैप्सुलेटेड होगा इन पॉलीसेकेराइड कैप्सूल और कुछ नहीं है, म्यूकस का कोट। तो म्यूकस का कोट होने की वजह से कौन सी कॉलोनीज फॉर्म करेगा, फॉर्म अ स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी। तो ये आपको दिख रही है स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी, जिसको एस नाम दिया जाता है। एंड दूसरा है आर स्ट्रेन, तो उसके पास तो कोई कैप्सूल है ही नहीं, इट फॉर्म्स अ रफ कॉलोनीज, तो इसे नाम दिया जाता है आर, रफ कॉलोनी। अब एस की जो वायरुलेंट स्ट्रेन थी, वो वायरुलेंट स्ट्रेन को नाम दिया जाता था S3, एंड आर की जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन थी या तो अवायरुलेंट नॉन पॉइजनस स्ट्रेन थी, उसको नाम दिया जाता था R2। अब एक पॉइजनस है एक नॉन पॉइजनस है, इसके पीछे का एक ही मतलब हो सकता है कि बोथ स्ट्रेन ऑल्सो डिफर इन देयर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। दोनों स्ट्रेन के ऊपर जो भी एंटीजेंस होंगे वो अलग अलग होंगे, एंड इसी की वजह से दे हैव अ वायरुलेंस फॉर डिजीज्ड न्यूमोनिया। तो S3 के ऊपर अलग एंटीजन होंगे इसलिए वो वायरुलेंट है, R2 के ऊपर अलग एंटीजन होंगे इसलिए वो कैसा था, अवायरुलेंट। एंड वायरुलेंट जो है पॉइजनस या तो नॉन पॉइजनस इज डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर्स। तो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से ही उसके पास वायरुलेंस या तो अवायरुलेंस पावर की अवेलेबिलिटी होगी। तो पहला आपको मैंने ऑब्जर्वेशन बताया कि एस स्ट्रेन को अगर आप माइस के अंदर डालते थे तो माइस का डेथ होगा, एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर आप आर स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट करते हो देन माइस विल लाइव। तो कुछ इस तरह से वो एक्सपेरिमेंट करता था। एक्सपेरिमेंट का पहला फॉर्म टाइप S3 वायरुलेंट स्ट्रेन ली है, तो पॉइजनस है, उसको माउस के अंदर इंजेक्ट किया गया, ऑब्वियसली न्यूमोनिया की वजह से माइस विल डाई। दूसरा एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, तो अब कौन सी स्ट्रेन ली है, R2 अवायरुलेंट है, इंजेक्ट विद इन द माइस, न्यूमोनिया नहीं होने की वजह से माइस लिविंग कंडीशन के अंदर है।
चलो ये दो कंडीशंस तो हम लोगों को समझ में आ गए। अब ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। अब ग्रिफिथ क्या करता था कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता था उनको हीट दे करके। तो चलो थर्ड एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया था, ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन को हीट के थ्रू मार दिया गया है, वैसे बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो डिड नॉट किल देम, माइस नहीं मरा। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट आप देखो, S3 टाइप लिया है, नो डाउट विरुलेंट है, बट नीचे लिखा हुआ हिट किल्ड। हिट के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और माइस के अंदर अगर इंजेक्ट किया गया तो वो लाइव कंडीशन में था। इन शॉर्ट बैक्टीरिया को हीट के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसीलिए वो अपना पावर माइस के अंदर शो नहीं कर पाया। बट चौथा एक्सपेरिमेंट जब उसने परफॉर्म किया तो उसको कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट मिला। व्हेन ही इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ, किसका किसका मिक्सचर था, हिट किल्ड एस एंड लाइव आर बैक्टीरिया, तो माइस डाई हो गया। क्यों ऐसा? अब आप सेकेंड रिजल्ट ध्यान से देखो तो उसमें माइस लाइव है, मतलब वो आर बैक्टीरिया था। थर्ड रिजल्ट देखो तो उसमें S3 है पर हिट किल्ड बैक्टीरिया है, उसमें भी माइस आपको लाइव दिख रहा है। तो सेकेंड और थर्ड का ही तो मिक्सचर हमने लिया था फोर्थ एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो ये आपको दिख रहा है मिक्सचर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड क्या था, R2 ओ वायरुलेंट स्ट्रेन, S3 वायरुलेंट स्ट्रेन, बट हिट किल्ड किया गया बैक्टीरिया था। अब दोनों को सेपरेटली डाला है तो माइस लिविंग कंडीशन में है, दोनों को मिक्स करके अगर आप डालते हो तो माइस लिविंग में रहना चाहिए बट माइस का डेथ हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये एक क्वेश्चन मार्क था। सो मोरेवर he recovered living S bacteria from the dead mice। सोचो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में जो डेड माइस था उसका जब एनालिसिस किया गया ना तो उसकी बॉडी से हमें क्या मिला, लाइव S3 स्ट्रेन का बैक्टीरिया। कहाँ से आया ये, क्योंकि हमने तो हिट किल्ड बैक्टीरिया यूज किया था। S3 वाला बैक्टीरिया था नो डाउट, पर वो तो हिट किल्ड कर दिया हुआ बैक्टीरिया था। और माइस की बॉडी का जब एनालिसिस किया गया तो उसमें से S3 बैक्टीरिया कौन सी कंडीशन में मिला, लिविंग कंडीशन में मिला। तो ये क्वेश्चन मार्क था कि एक्चुअल में ये S3 बैक्टीरिया लिविंग कंडीशन में कैसे मिला। सो फाइनली ही कंक्लूडेड दैट R स्ट्रेन बैक्टीरिया had somehow been transformed by hit killed S स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो R स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया आपको पता है लिविंग कंडीशन में था, और S स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया तो हमने कैसा कर दिया था, हिट के थ्रू किल कर दिया था। तो ये हिट किल्ड बैक्टीरिया था। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये जो R स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था उसका कन्वर्जन किस में हो गया, S स्ट्रेन के अंदर। और S स्ट्रेन कौन से मोड में आ गया, लिविंग मोड में। तो ये S स्ट्रेन का फॉर्मेशन करने के लिए कोई सब्सटेंस ऐसा था जो किस में से मिला था, S स्ट्रेन, बट जो हिट किल्ड था उसमें से। तो S स्ट्रेन हिट किल्ड में से कोई एक सब्सटेंस ऐसा था, उसको मैं नाम दे देता हूं A। जो सब्सटेंस ने काम किया R स्ट्रेन का कन्वर्जन किस में कर दिया, S स्ट्रेन के अंदर। सो सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल that transfer from hit killed S strain had enabled R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become a virulent। अब आप सोचो कि भाई R का कन्वर्जन तो S में हो गया, तो S तो क्या जनरेट करेगा, स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी, एंड कैसा हो जाएगा वो, वायरुलेंट। एंड ये वायरुलेंट पावर की वजह से ही तो
माइस का डेथ हुआ होगा। ये पूरा कंक्लूजन निकलता है कि भाई आपने जो मिक्सचर लिया था तो उसमें इसके पास कोई ऐसा सब्सटेंस था जो सब्सटेंस ने ये अवायरुलेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया, वायरुलेंट में, और ये वायरुलेंट की इफेक्ट की वजह से माइस का डेथ हो गया। ये एक्सपेरिमेंट का एक कंक्लूजन निकलता है। सो दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ये खाली जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने की वजह से ही हो सकता है। तो ये जो सब्सटेंस ए नाम दिया था वो सब्सटेंस कंपलसरी क्या हो सकता है, कोई टाइप का जेनेटिक मटेरियल। पर जेनेटिक मटेरियल का जो केमिकल स्ट्रक्चर्स है वो तो अभी भी क्लियर नहीं है। हाउएवर बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर से आप ये बता सकते हो नो डाउट कि जेनेटिक मटेरियल आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करने का काम करता है, बट उसका बायोकेमिकल नेचर ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर से आप नहीं बता सकते हो। तो बैक्टीरिया का आर में से किस में कन्वर्जन हो गया, एस में, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया जाता है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट वन है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में आपको ये तो पता चल गया कि कोई जेनेटिक मटेरियल ऐसा है जो आर का कन्वर्जन किस में कर रहा है, एस में। तो ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट का प्रूफ कोई दूसरे एक्सपेरिमेंट से देने के लिए 3 अलग अलग साइंटिस्ट। सो प्रायर टू द वर्क ऑफ ओस्वाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैककार्टी 1933 टू 1944, ये तीनों साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट करने से पहले लोगों के दिमाग में ऐसा ही था कि एज ए जेनेटिक मटेरियल कौन सा सब्सटेंस काम करता है, प्रोटीन। कि भाई इन तीनों के एक्सपेरिमेंट करने से पहले लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन था, एक ही आंसर था उसका कि भाई पहला जेनेटिक मटेरियल क्या है और दूसरा एक ही आंसर क्या था कि भाई वो क्या है, प्रोटीन। सो इन तीनों ने क्या किया, दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन द ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका बायोकेमिकल नेचर फाइंड आउट करने का एक्सपेरिमेंट इन तीनों ने किया था। अब उन तीनों ने क्या किया, दे प्योरिफाइड अ नंबर ऑफ बायोकेमिकल्स, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। कहां से आइसोलेट किया उसने, हिट किल्ड एस सेल्स। तो हिट किल्ड एस सेल्स या तो स्ट्रेन से उन्होंने क्या क्या निकाला, प्रोटीन को निकाला, डीएनए को निकाला और आरएनए को निकाला, एंड टू सी विच वंस कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल इनटू एस सेल। और उन्होंने ये देखा कि एक्चुअल में लाइव आर को लाइव एस में कन्वर्ट कौन करता है। अब ये तीनों में से कोई एक ही हो सकता है क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर तो मेनली ये 3 ही पार्टिकल्स आपको दिखेंगे। सो उनका एक्सपेरिमेंट पूरा क्या था, तो उन्होंने क्या काम किया कि फ्रॉम हिट किल्ड एस स्ट्रेन से प्रोटीन को निकाला, आरएनए को निकाला और डीएनए को निकाला। फिर 1 बाय 1 ये तीनों सब्सटेंस उसने किसके साथ मिक्स किए, आर स्ट्रेन के साथ। तो हिट किल्ड एस स्ट्रेन का प्रोटीन प्लस आर स्ट्रेन, आरएनए प्लस आर स्ट्रेन एंड डीएनए प्लस आर स्ट्रेन। तो तीनों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उनको रिजल्ट ये मिला कि प्रोटीन आर का कन्वर्जन एस में नहीं कर पा रहा था। दूसरा, आरएनए भी आर का कन्वर्जन एस में नहीं कर पा रहा था। पर तीसरा जो सब्सटेंस था उसने आर का कन्वर्जन किस में कर दिया, एस में। सो एज अ जेनेटिक मटेरियल कौन काम कर रहा है, डीएनए। वैसा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं। So they discovered the DNA alone from S bacteria which caused R bacteria to become a transform. तो R बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो जाता था, S बैक्टीरिया के अंदर। और वो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला सब्सटेंस कौन था,
DNA. Even they also discovered the number of enzymes. पहला एंजाइम उन्होंने आइडेंटिफाई किया प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसका नाम है प्रोटीएज. दूसरा आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, उसका नाम है आरएनएज. सो ये दोनों एंजाइम डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन, सो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट अ प्रोटीन और आरएनए. तो उन्होंने दो एंजाइम्स, पहला प्रोटीएज और दूसरा आरएनएज आइडेंटिफाई किया और उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन नाम की प्रोसेस को ये दोनों एंजाइम अफेक्ट नहीं कर सकते हैं. सो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस कंपल्सरी प्रोटीन या तो आरएनए तो हो ही नहीं सकता. बट जब तीसरा एंजाइम उन्होंने लिया डीएनएज, जो किसको डाइजेस्ट करता है, डीएनए को. अब प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट करेगा, तो आपको ऑब्वियसली पता है प्रोटीन को. और आरएनएज अगर आपने लिया है तो वो किसको डाइजेस्ट करेगा, आरएनए को. तो प्रोटीन डाइजेस्ट होने की वजह से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में कोई प्रॉब्लम नहीं था, आरएनए डाइजेस्ट होने की वजह से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में कोई प्रॉब्लम नहीं था. पर जब डीएनए के थ्रू डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, डिड इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट हो गया, सजेस्टिंग दैट द डीएनए कोज द ट्रांसफॉर्मेशन. अब तो कंपल्सरी श्योर हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन कौन कर रहा है, खाली डीएनए. सो दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, इनहेरिटरी मटेरियल, बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड. नो डाउट डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल का काम करता है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, बट सभी नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट ने वो एक्सेप्ट नहीं किया था. अब ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको पता चलेगा कि रफ नॉन वायरुलेंट टाइप आर ये कौन से मोड में था, लिविंग मोड में. और दूसरा हिट किल्ड स्मूथ वायरुलेंट जो नॉन लिविंग मोड में था. ओके, अब दोनों को ब्रेक ओपन करके आप किसके साथ रिएक्ट करो, प्रोटीएज नाम के एंजाइम के साथ. चलो पहले रिएक्ट करो. तो प्रोटीएज नाम के एंजाइम के साथ जब भी आप उसको ट्रीट करते थे तो माइस विल डाई, तो माइस मर जाता था. उसके पीछे का एक ही रीजन था कि भाई प्रोटीएज ने प्रोटीन को तोड़ा है. दूसरा एक्सपेरिमेंट आप वो आरएनएज के साथ करो, तो आरएनएज के साथ भी आपको रिजल्ट तो वही मिलेगा, माउस विल डाई. क्यों? क्योंकि आरएनएज तो किसको तोड़ता था, आरएनए को. तो प्रोटीएज या तो आरएनएज की ट्रीटमेंट देने के बाद भी माइस डेथ हो गया. उसके पीछे का रीजन क्या था, हिट किल स्मूथ वायरुलेंट बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो रफ का कन्वर्जन स्मूथ में कर देता था, और स्मूथ की इफेक्ट की वजह से माइस दोनों केस में मर जाता था. पर जब आपने उसको तीसरा ट्रीटमेंट दिया डीएनएज का, तो डीएनएज का ट्रीटमेंट देने की वजह से ये डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया. अब सोचो डिएनए डिस्ट्रॉय हो गया तो स्मूथ बनेगा ही नहीं, खाली कौन रहेगा, रफ. और रफ तो कभी भी बैक्टीरिया को माइस को डिस्ट्रॉय नहीं करता. इसलिए थर्ड केस के अंदर माइस लिविंग कंडीशंस के अंदर था. क्लियर? सो ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि एज ए जेनेटिक मटेरियल कौन काम करता है, डीएनए. सो अब दोनों के बीच का डिफरेंस, तो डीएनएस अगर ऐसा लिखा हुआ है देन वी कैन से दैट मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, एंड अगर ऐसा लिखा है डीएनएस, एएसई आपको पता है एंजाइम का नाम होता है जिसके ऊपर वो काम करेगा. So this all are related with the bacterial transformation, Griffith effect, or we can say the transforming principle, which prove that DNA is act as a genetic material. Thank you very much. Jai Hind.